हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आपका जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आपके वैसे ही हूबहू क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं, प्लस आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और प्लस आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चारों टॉपिक्स हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। यहाँ से आपके चारों के चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो साथियों ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है महालेखक परीक्षक के बारे में। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे 6 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए, इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, सी यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन होगा। ठीक है, साथ में आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। साथ ही यहाँ पे बात हो रही है भारत की प्रथम महिला शासक के बारे में। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता भारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, रजिया सुल्तान यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, रजिया सुल्तान नाम सुना होगा। रजिया ने यहाँ पे 1236, ठीक है डेट याद रखिएगा, 1236 से 1240 तक, ठीक है 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। साथियों कहां पे किया था, तो दिल्ली सल्तनत पे क्या है, शासन किया था इसने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जाएगा, डेट पूछी जाएगी तो 1236 से प्लस 1240 ईस्वी तक। ठीक है, इतना ही काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यानी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है काल्पनिक रेखा के बारे में। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलना, समवर्षा रेखा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। साथियों यहाँ पे एक निश्चित अवधि में वर्षों की जो समान मात्रा मापी जाती है उसी को मिलाती है। क्या मिलाती है, समवर्षा रेखा उसी को मिलाती है, उसी का मान यहाँ पे प्रकट किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के सामने, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि फफूंद और कवक के अध्ययन को अर्थात जो हम पढ़ते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, कवक विज्ञान। साथियों फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। देखिए फफूंद में साथियों क्या है कि क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें अनुपस्थित रहता है साथियों, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए फफूंद में क्या है, ये अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन सी के साथ रहेगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। साथियों वो कौन सा ऐसा जीवाणु है जो कि दूध में आने से दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चाहिएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। साथियों ये बैक्टीरिया होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है और ये सड़ते हुए पौधों और दूध से बने चीजों में भी पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे क्या है दही बनती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इसका सेवन भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है और इनका जन्म हुआ था साथियों, इनका जन्म हुआ था मुंबई में। ठीक है, अगर ये पूछे कहाँ पे जन्म हुआ था साथियों बताना, मुंबई में जन्म हुआ था।
ठीक है, और इनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, मंगलदास थे, और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से ये एक थे। तो इतना ही काफी है, ऑप्शन सी के साथ रहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? साथियों आपसे पूछा जा रहा है नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन से हैं साथियों? पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरा आपका बिहार हो जाएगा साथियों, याद रखना बिहार हो जाएगा, तीसरा साथियों आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों? सिक्किम हो जाएगा, साथ में आपका उत्तराखंड, ठीक है साथियों, उत्तराखंड, और इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये भी क्या है? ये इतने स्टेट हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे 5 राज्य है, ठीक है, 5 स्टेट हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जहां पे नहीं शब्द लगा होता, सो वेयर केयरफुल। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा देश है जिसके पास एक लिखित संविधान नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ रहेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है? यहाँ पे कोई मूल संवैधानिक यानी दस्तावेज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में आपके मान चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपके कठिन प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। जब भी दोबारा एग्जाम होगा तो आपका कठिन एग्जाम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? ठीक है, 2 नदी हैं और उसी के बीच में क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। साथियों यही पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी एक तरफ तो सिंधु नदी है और दूसरी तरफ साथियों झेलम नदी है। साथियों अगर हम बात करें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शती ईसा पूर्व में हो गई थी, ठीक है, और ये समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 12 वर्ष पहले था। अगर पूछा जाए नालंदा वर्ष से, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से 1200 ईसा वर्ष पूर्व किसकी स्थापना हुई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होना। 2 नदी याद करना, एक तो है सिंधु नदी और दूसरी झेलम, और उसी के बीच में क्या था साथियों? तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंद्र, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, ठीक है, सबसे उच्च पद था किसका? इंद्र का। किसमें? ऋग्वेद में ये मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो साथियों यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है देश के सबसे बड़े रेगिस्तान, यानी यहाँ पे जो भी है देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल, ठीक है साथियों, थार मरुस्थल ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके पाया जाता है साथियों राजस्थान में। तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो हिंदुस्तान में है वो राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पोंगल, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। पोंगल जो एक त्योहार है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है, ठीक है, क्या है साथियों? यहाँ पे बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है, ठीक है, किसकी? इंसानों की लड़ाई की जाती है, इसे कहते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, पोंगल एक ऐसा त्योहार है। और आपसे अगर पूछा जाए ये कब मनाया जाता है, यानी पोंगल कब मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान देना ये 14 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है, 15 जनवरी के बीच में ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, सो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो साथियों ध्यान देना, ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, म्यांमार। भारत और म्यांमार दोनों क्या है, ये एक पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल मतलब 1937 के बारे में बात हो रही है, तो ये भारत का हिस्सा था, ठीक है। इसको हम बर्मा के नाम से जानते थे और ये भारत का हिस्सा था, ठीक है। किसका था? भारत का हिस्सा था। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद। तो साथियों आपसे जो पूछा जा रहा है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, इलाहाबाद। और इनका जन्म हुआ था साथियों, अगर जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1905 में, ठीक है, 1905 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, भूटान, ठीक है। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडर यानी ड्रैगन के नाम से कहा जाता है। साथियों भूटान की राजधानी, साथियों जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो राजधानी क्या होगी, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है साथियों? इसकी राजधानी हो जाएगी आपके थिम्पू, ठीक है। क्या हो जाएगी? थिम्पू। इसकी राजधानी थिम्पू है, ये नोट कर लेना। ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाकिस्तान का वो नाम सबसे पहले किसने बताया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ रहेगा, चौधरी रहमत अली। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1947 के अंतर्गत भारत को दो भागों में विभाजित किया गया, तो उस समय ये नाम यानी पाकिस्तान नाम वजूद में आया, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी साथ रहिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक नोटबुक ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से, अर्थात गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो साथियों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। साथियों जब भी बात होगी गोदावरी नदी को, तो इसको क्या है साथियों, ये दक्षिण की गंगा की नदी के बारे में आपने सुना होगा, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको नोट कर लेना। फिलहाल ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे देखिए बुलर झील है, ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे है बुलर झील, ओके। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसे झील में झेलम नदी गिरती है, ठीक। अगर बात हो तो बुलर झील में क्या है? झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ पे गिरती है? झेलम नदी इसी झील में आके एक गिरती है, तो ये भी नोट कर लेना कौन सी नदी गिरती है बुलर झील में, तो झेलम नदी। और ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। इतना नोट करते हुए चलेगा बुलर झील के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे नहीं शब्द लगा, ठीक है। और जब भी आता है क्वेश्चन तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आसानी से एक इजी क्वेश्चन खो देते हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो गुजरती है आपके 8 राज्यों से। राज्यों का नाम मालूम होगा, राज्यों का नाम हम बताते हैं। पहला तो हो गया गुजरात से, प्लस आपके राजस्थान से, प्लस आपके मध्य प्रदेश से, और इसके साथ आपके प्लस छत्तीसगढ़ से और झारखंड से। ठीक है, नोट करते रहिएगा, झारखंड से, फिर आपका पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा त्रिपुरा से, प्लस आपके मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से। ये इतने 8 स्टेट ऐसे हैं जहां से क्या ये कर्क रेखा गुजरती है और यूपी से नहीं जाती भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें 30 सदनीय विधानमंडल नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा। ठीक है, तो आपका साथियों राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, तमिलनाडु। ठीक है, वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषदें हैं। कितने राज्य में साथियों? 7 राज्यों में है विधान परिषद। यहाँ पे देखिए, पहला तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट करते चलिएगा, पहला क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्टेट का अगर हम नाम लें तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है साथियों, बिहार राइट ऑप्शन होगा। तीसरा साथियों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नोट कर लेना, आंध्र प्रदेश। और चौथे नंबर पे आपका आएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। इसके बाद आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भी है विधान परिषद, कर्नाटक में भी है, और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। ये कुछ नाम है जो आपके पूछे जाते हैं, विधान परिषदें विद्यमान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ठीक है, पूछा जा रहा है तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ चलेगा, माउंट कंचनजंगा। ओके, पहला तो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट के पास K2 सबसे ऊंची है, फिर तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, दूसरे पे आपका K2 और तीसरे पे कंचनजंगा। ठीक है, नोट कर लेना, ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वास्थ्य दिवस के बारे में। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, 7 अप्रैल को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें 8 मार्च को, तो 8 मार्च को साथियों महिला दिवस मनाया जाता है। साथियों महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछा है कई बार, इसको भी नोट कर लेना। फिलहाल ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? ठीक है, यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है मगध की राजधानी के बारे में। तो साथियों आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी के साथ चलना चाहिए, अजात शत्रु यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना ही काफी, इसको नोट कर लेना, ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल डमरू मध्य है जो अलग करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, पाक जल डमरू मध्य। ये कई बार आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में वरदान साबित होगा। ऑप्शन डी के साथ रहिएगा साथियों, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, बोली का क्षेत्र। साथियों यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है साथियों, और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है? साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उपभाषा बन जाती है। ठीक है, यानी एक भिन्न समुदाय का प्रयोग करता है और उपभाषा को क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस भाषा के नाम से हम उसे जानते हैं? उसे हम जानते हैं क्षेत्रीय भाषा के नाम से।
साथियों आपके भी समाज में यानी आपके भी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय भाषा जरूर होगी। जिनका भी क्षेत्रीय भाषा है वो एक बार कमेंट में अपनी भाषा का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी उस क्षेत्र की भाषा के बारे में अगर हम पढ़ाई को क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। साथियों आपसे पूछा जा रहा है सही वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ। साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें ललायित की, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा। अगर यहाँ पे बात करें लालायित की तो ये ऑप्शन आपका सही वर्तनी यानी जिसका अर्थ है उत्साहित होना, ठीक है साथियों, उत्साहित होना, इसका अर्थ है उत्साहित होना। साथियों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये भी डेट याद रखिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी को लॉक करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प है। साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विशेष और विशेषण से संबंध भाववाचक संज्ञा का सूचक सही क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, विशेषज्ञ राइट ऑप्शन होगा। यानी वो जो किसी विषय का विशेष रूप से ज्ञाता हो, यानी जो किसी काम वस्तु आदि का बहुत अच्छा जानकार हो या किसी विषय को भली बात जानने वाला हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, द क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द के बारे में, ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, दाता। देखिए दाता का मतलब होता है देने वाला व्यक्ति यानी दानी, ईश्वर या भगवान या बहुत दान देने वाला, ठीक है। तो दाता का मतलब याद कर लेना दानी से, ठीक है, किससे साथियों, दानी से, ठीक है, इतना काफी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम डिटेल में भी क्वेश्चन बता सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी हम बनाएंगे जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में स्वतंत्रता शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में स्वतंत्रता शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराए। किसका बोध कराए साथियों, पहला तो हो गया भाव का बोध कराए साथियों, प्लस उसके बाद गुण का बोध कराए साथियों, और उसके साथ दशा का बोध कराए, ठीक है, दशा का बोध कराए तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। किसकी, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है तो यहाँ पे एक आंसर दे देना, अच्छाई की बात करें, ठीक है, जैसे अच्छाई, ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, प्लस इसके बाद मिठास भी साथियों क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे यानी फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया, देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानना है, ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ रहेगा संबंधवाचक। साथियों जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए यानी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं साथियों, ठीक है। साथियों याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि मैं ये काम
आप ही कर लूंगा, प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम क्या होगा। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैं ये काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना साथियों, ठीक है। अगर बात करें निज का अर्थ, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, तो निज का अर्थ होता है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है। क्या होगा साथियों, अपना। ओके, ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उस सारे क्वेश्चन को आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ से 25 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी मस्ट है, यानी बहुत ही अच्छी चल रही है, ठीक है, शानदार चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सर्वनाम किसे कहते हैं। साथियों आपसे पूछा जा रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को साथियों सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, 5 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने हो गए, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए सॉरी, देखिए माफ करना है, सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। जी हाँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे नाम याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, साथ में आपके निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा जाता है, और साथियों आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम साथियों, उसके बाद आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और आएगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण ने गाना गाया और इस वाक्य में कौन सा कारक होगा साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, कर्ता। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, वाक्य में यानी जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसके बारे में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है, तो वो हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। साथियों पूछा जा रहा है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। साथियों आपको बताना है इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें हड़ताल की, तो ये तो पुल्लिंग नहीं होगा, पुलिस भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, सरकार भी पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो साथियों संविधान क्या है, संविधान ये है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को यहाँ पे नोट कर लेना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। साथियों आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा साथियों। साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, चतुष्पद, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ संस्कृत के अंश पाए जा रहे हैं, ठीक है। किसके अंश पाए जा रहे हैं साथियों, संस्कृत के अंश पाए जा रहे हैं, तो ये क्या है, तत्सम शब्द कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगर पूछा जाए चतुष्पद के मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह पशु या वस्तु जिसके 4 पैर हो, ठीक है, जिसके कितने पैर हो, 4 पैर हो, ठीक है, उसे चतुष्पद कहते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा होगा। साथियों यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अमीर। क्या है, अमीर और स्कूल, पेन, हॉस्पिटल, शरबत, आदमी इत्यादि क्या है, अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द हैं, यानी जिसे हम कहते हैं विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सा शब्द कहेंगे, इसे कहेंगे साथियों
विदेशज शब्द, ठीक है, ये पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। विदेशज शब्द है अमीर, तो ऑप्शन बी के साथ रहिएगा साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी चमक दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ये साथियों यहाँ पे एक अर्थ है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा साथियों, इज्जत सही है, इज्जत जल, चमक शस्त्र की धार, अतः विकल्प क्या हो जाएगा आपका, डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, क्रय में हम क्या लगा दें कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑप्शन डी यानी विक्रय, ठीक है। अगर हम इसके आगे लगा दें विक्रय तो ये क्या है, विपरीत शब्द कहलाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्पित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय, साथियों आपसे पूछा जा रहा है अर्पित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, ये बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, इत, ठीक है। इत क्या है यहाँ पे सही होगा, और इत क्या है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा है, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ये ध्यान देना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक है। अर्पित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। यूपी पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों। साथियों आपसे पूछा जा रहा है तल्लीन शब्द के बारे में। साथियों यहाँ पे बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है। साथियों आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास होगा। साथियों यहाँ पे पंचानन का आशय है वह जिसके 5 मुंह हैं, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी द्वंद्व समास कहलाएगा, ठीक है। कौन सा समास है पंचानन में साथियों जब भी बात आएगी तो कह देना द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी यहाँ पे नोट कर लेना। साथियों जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उस सारे क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गंगा जल जो शब्द दिया है उसमें समास का भेद बताना है साथियों। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, तत्पुरुष समास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास, गंगा जल यानी अर्थात गंगा का जल, ओके। संबंध तत्पुरुष समास है, इसमें अगर ये पूछा जाए कौन सा है तो यहाँ पे है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सतसई के बारे में, ठीक है, और समास का भेद बताना है इसमें साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द्विगु समास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। साथियों ध्यान देना द्विगु समास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाब समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। साथियों तालाब पूछा जा रहा है, समान अर्थ को देने वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तड़ाग राइट ऑप्शन होगा, ठीक है साथियों। तड़ाग यहाँ पे सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, ताल, ठीक है। और इनके अन्य तीनों के समानार्थी क्या है आपका, आकाश का क्या हो जाएगा साथियों, आकाश का गगन हो जाएगा। साथ में आपका अगर पूछा जाए पानी का तो पानी का साथियों नीर हो जाएगा, ठीक है। कांतार का साथियों जंगल हो जाएगा, ठीक है।
कांतार का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, जंगल हो जाएगा। फिलहाल तालाब का जो समान अर्थ है वो हो जाएगा आपका तड़ाग। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है साथियों। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। क्या है साथियों, तमिल भाषा की लिपि होती है एलत्तू। ठीक है, अगर इसकी लिपि के बारे में बात करें तो ये लिपि होगी आपकी एलत्तू। ठीक है, क्या होगी साथियों, एलत्तू हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ रहिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, जिज्ञासु यहाँ पे साथियों राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता हो के लिए शब्द यानी एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वचाल यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ रहिएगा, दृढ़ रहना। ठीक है, दृढ़ रहना यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, साथियों यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 6, 10, 11, 14, 16, 18। तो यहाँ पे क्या आएगा साथियों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 6 से लेते हैं 10 तक को, तो 10 तक क्या हुआ, +4 का गैप है। ठीक है, प्लस कितना है, 4 का गैप है। ओके, और यहाँ से हम 10 से लेते हैं 14 तक। ठीक है, अगर हम यहाँ से 10 से ले लेंगे 14 तक तो यहाँ पे कितना है, +4 का गैप है। ठीक है, कितने का, +4 का, और 14 से हम लेंगे 18 तक तो ये है +4 का गैप। ठीक है, इस तरीके से हम 6 को लेंगे कहाँ तक, 11 तक करते हैं, और 11 को हम 16 तक करते हैं। ठीक है, तो 6 से 11 में जो गैप आएगा वो कितने का आएगा साथियों, वो आएगा +5 का। ठीक है, +5 का गैप क्या है, आ रहा है। तो साथियों 16 में अगर हम 5 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा साथियों, ये पूछ रहा है। ठीक है, 16 में हम अगर 5 को और जोड़ेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा साथियों, यहाँ पे 21 यानी 21 क्या राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे 6, 4, 8, 12, 14, 18, 20, 24, 30। साथियों यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है साथियों, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखते हैं 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24 और 30। सो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे साथियों देखिए 3 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। और साथियों यहाँ पे 7 लेते हैं प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा साथियों 8। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देखिए 2 प्लस करते हुए यहाँ पे चलेंगे और 1 जोड़ते हुए चलेंगे तो ये संख्या जो डिजिट है ये हमारी निकलती हुई आ रही है, ये देखते हुए चलिएगा। ठीक है, 7 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 9 हो। ठीक है, 7 में साथियों अगर हम 2 जोड़ते हैं यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा तो यहाँ पे देखिए 11। ठीक है, 11 में क्या है, +1 जोड़ देंगे तो ये हमारी 12 डिजिट निकल आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 13 में अगर हम +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 डिजिट निकल आएगी। और साथियों इसी तरीके से 17। ठीक है, 17 में +1 जोड़ेंगे तो ये 18 डिजिट निकल आएगी। ठीक है, 18 नंबर यहाँ पे निकल आ गए। अब ये 3 नंबर बचा 20, 24 और 30। अब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं 19 +1
ये हो जाएगा 20। ठीक है साथियों, ठीक इसी तरीके से 23 का +1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 24, और यहाँ पे 29 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 31, ठीक है +1 करेंगे ये हो जाएगा 32, और यहाँ पे साथियों 37 +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा साथियों। तो साथियों इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे निकल के सामने आएगा साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने साथियों, मस्तिष्क साथियों प्राकृतिक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और कृत्रिम। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, देखिए जिस प्रकार मस्तिष्क क्या है प्राकृतिक है, ठीक है मस्तिष्क क्या है ये प्राकृतिक है, और उसी प्रकार कंप्यूटर क्या है कृत्रिम है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है कृत्रिम है। तो यहाँ पे साथियों क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, क्या आएगा साथियों, यहाँ पे साथियों कंप्यूटर आ जाएगा। ये नोट कर लेना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, ठीक है अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं तो आपके लिए बताना, हम अलग से वीडियो सिर्फ आपके रीजनिंग के प्लस मैथ की ही वीडियो बनाते हुए दे देंगे। ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है UASC, ठीक है YEWG और DHLO। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए साथियों अब इसको हम लोग अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 को पकड़ते हैं, 2 को हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ से U को लेंगे और Y को मिलाएंगे, ठीक है तो कितने हैं, +4 के पास हमारा क्या है Y आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से A को क्या है E तक मिलाएंगे। कहाँ तक मिलाएंगे साथियों, A को मिलाएंगे E में। ठीक है, ABCDE कितने पे आ गया, 4 में आ गया। इसी तरीके से S को हम क्या मिलाएंगे, S को W में जब मिलाएंगे तो यहाँ पे भी +4 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम C को G में मिलाएंगे, ठीक है तो यहाँ पे साथियों क्या है +4 के बाद क्या है G हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बस यही सिचुएशन क्या है हमें यहाँ पे भी देखनी है। ठीक है, कहाँ पे देखनी है साथियों, यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या है, अगर हम D को पढ़ते हैं, ठीक है तो D कि चौथे स्थान पे हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा H मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा, H मिलेगा। अगर यहाँ पे हम H के बारे में बात करें तो H के बाद हमें चौथे स्थान पे साथियों क्या मिलेगा, L मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, चौथे स्थान पे L मिलेगा। तो यहाँ पे हम L उतार देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम L को ले लेते हैं। L के बाद चौथा स्थान किसका है, तो P का हो जाएगा साथियों। किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा। इसी तरीके से O का चौथा स्थान क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है साथियों, HLPS। ठीक है, HLPS तो ऑप्शन सी के साथ रहिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना कि आपको ये रीजनिंग समझ में आ रही है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन और कभी आसानी से हम इसे आपको समझा भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है ऊष्मा, कैलोरी और ध्वनि। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ऊष्मा, कैलोरी और ध्वनि के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार ऊष्मा की माप क्या है, इकाई है यानी कैलोरी है, उसी प्रकार ध्वनि की माप क्या होती है, डेसीबेल होती है। ठीक है, क्या होगी, डेसीबेल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा डेसीबेल। ठीक है, डेसीबेल हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, ठीक है यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। ठीक है, अगर आप थोड़े थोड़े छोटे से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्कोर जो है
एक बेस्ट स्कोर बन के उभरेगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर बन के उभरेगा। कंप्लीट वीडियो है और कंप्लीट आपकी स्टडी हो रही है। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है RARE ये खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए आर की ध्वनि, यू की ध्वनि। ठीक, आर क्या है, ये जब हम बोलते हैं आर तो ये ध्वनि निकलती ARE की। ठीक है, यही है ध्वनि। ठीक है, तो यू की ध्वनि क्या होगी, यू की ध्वनि हो जाएगी YOU। ठीक है, देखिए यहाँ पे रीजनिंग है। रीजनिंग मतलब क्या है कि आपको पकड़ना होगा कि ये रीजनिंग में पूछ क्या रहा है। आर अगर हम बोलते हैं आर तो उसके मतलब होता है उसकी ध्वनि जो निकल के आती है वो ARE होती है। यू जब बोलते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है यू निकलती है। ठीक है, यही क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है आपसे। फिलहाल ऑप्शन बी के साथ रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन ही ऐसे ही होते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या क्रम को पूरा करती है, अर्थात जो संख्या दी हुई है 3, 1, 5, 3, 5, 9 और 11। साथियों यहाँ पे आपको बताना है कौन सी संख्या इस क्रम को पूरा करती है। साथियों आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए साथियों 3 और 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेंगे 3 और 5, फिर 5 को 5 और फिर यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है साथियों, यही आपको पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम +2 जोड़ते हैं तो 5 पे आते हैं, यहाँ पे प्लस अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा साथियों। ठीक है, और 9 में +2 अगर हम जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा साथियों। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा साथियों, यहाँ पे 9 में जोड़ दिया। अब यहाँ पे आइए 1 साथियों और 3 के बाद यहाँ पे साथियों कौन सी गिनती आएगी, ये आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, चलिए +2 और +2। ठीक है, ये हो गया 5 में +2 जोड़ देंगे हो जाएगी साथियों 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, +2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आ रहा हो 3, 1, 5, 3, 7, 5, 9, 7 और 11। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी निकल के सामने आएगा। ठीक है साथियों, समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे दिया हुआ है 3, 17, 45, 87। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, इसको यहाँ पे बताना है। तो साथियों चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से 17 +14 का गैप है, 17 से 45 में कितना है +28, 14 दूनी 28। ठीक है, फिर 87 ले लेते हैं तो 28 दूना कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 42, ये काउंटिंग निकल के आ रही है। अब यहाँ पे इसका दुगना अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +56। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौको 56। ठीक है, 56 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों 143 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा साथियों 143 हो जाएगा अगर हम 87 में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर साथियों AZWDCXUF, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है GTQZ। ठीक है साथियों, चलिए साथियों हम इसको सॉल्व करते हैं। साथियों इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत साथियों, जैसे यहाँ पे उतार ले रहे हैं AZW। ठीक है साथियों, और D को हम लिख ले रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए +2 हो गया साथियों, और यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे भी +2। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं CXUF, ठीक है, तो ये तो प्लस में आ गया, ऊपर वाला प्लस है, बाकी दो नीचे क्या है Z और X, ठीक है, ये -2, यानी उल्टा हमें गिनना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इस यहाँ पे +2 C के बाद +2 को लेकर आएंगे तो ABCDE हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम -2 को लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा V हो जाएगा। यहाँ पे -2 को लेकर आएंगे तो साथियों यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा S हो जाएगा। +2 को यहाँ पे हम +2 को लेकर आएंगे साथियों, तो साथियों क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये जो डिजिट निकल के आई है हमारे सामने ना साथियों, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, इसको नोट कर लेना। ओके, चलिए, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी के साथ रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि भाषा को 1 5 4 7 5 4 के रूप में और ब्रेन को 1 3 4 0 8 के रूप में कूटीकृत किया जाए तो अहिंसा को कैसे कूटीकृत किया जाएगा साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे देखना, अगर हम उतार लें अहिंसा के बारे में, ए को कितने से हम कूट कर रहे हैं, ए का मतलब हो गया 4 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, या ये ए का मतलब हो गया 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख ले रहे हैं, ठीक है। एच का नंबर कितने पे है, एच यहाँ पे है, एच का मतलब हो गया 5, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5। यहाँ पे आई है, आई को देखते हैं, एन के बाद आई है, इसको कूट किया गया यानी रूप दिया गया है 0 का, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 0। एन का देखते हैं, एन यहाँ पे है, एन को कहा गया है 8, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 8, ठीक है। एस यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, एस को कहा गया है 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7, ठीक है साथियों। ए यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, इसको कहा गया 4, साथियों हम लिखेंगे यहाँ पे 4। साथियों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 5 0 8 7 4, ठीक है साथियों। तो साथियों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट टॉप मोस्ट MCQ, ठीक है, आपके यहाँ पे क्वेश्चन में शामिल किए गए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा साथियों। देखिए 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं। 25 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं अगर हमारी वीडियो से, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम कठिन पेपर लेकर ही आएंगे जिससे आपको सिलेक्शन हो सके, ठीक है। आसान क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराते, पहली बात आसान क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।